हेलो 10th क्लास एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन में आज हम समझेंगे सेक्शन डी में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम्स। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस में आपको करवा चुकी हूँ, तो आज हम पोएम के एक्सट्रैक्ट समझेंगे। पहला दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपका एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। एक्सट्रैक्ट नंबर 1 दिया है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यह आपकी जो पोयम है अ टाइगर इन द जू उसमें से लिया गया है, और इसमें जो कवि यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं वो जू जब टाइगर जू में होता है उस समय की बात है, क्योंकि इसमें दो तरह के टाइगर की तुलना की गई है। एक आपका जू में होता है और एक प्राकृतिक आवास में। तो यहाँ पे जिस टाइगर की बात हो रही है वो है आपका पिंजड़े में कैद जू के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात के समय अंतिम आवाज सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की, चौकीदारी करने वाली कारों की। वह सुनता है आवाजों को चौकीदारी करती कारों की। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर्स यानी निहारना, घूरना, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वह रात में निहारता है अपनी आंखों से चमकते हुए सितारों को या तारों को। क्वेश्चन है आपके इनके आधार पे, आपके यहाँ पे ब्रिलियंट शब्द रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे बी लेटर की 2 बार यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, और स्टेयर्स और स्टार्स में एस लेटर 2 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे एलिटरेशन का यूज हुआ है, यानी अनुप्रास अलंकार। फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, किस पोयम से ये लाइनें ली गई हैं, तो अ टाइगर इन द जू। और व्हाट डज ही स्टेयर एट, वह किसको घूरता है या किसको निहारता है, तो आपका आंसर है स्टार्स। यहाँ पे आपका दिया हुआ है स्टेयर्स स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट वर्ड का आपको अपोजिट बताना है इन तीनों में से। ब्रिलियंट का आपकी पोयम में जो मीनिंग आया हुआ है चमकदार के रूप में, चमकदार, चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों को निहारता है इस रूप में। तो यहाँ पे आपका अपोजिट वर्ड होगा डल। और यदि वो साइनोनाइम्स कहेंगे तो फिर आपको इंटेलिजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और वर्ड नहीं है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है आपका, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do, I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। यह आपका जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है ये है आपका द बॉल पोयम का, और यहाँ पे यह आपका पहला ही स्टेंजा है पोयम का, जो कवि कह रहे हैं व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वह लड़का क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है। वाट यहाँ पे रिपीट हुआ है ये बताने के लिए कि वह लड़का क्या करेगा, यानी इस समस्या पर ध्यान दिलाने के लिए वाट शब्द को रिपीट किया गया। क्या करेगा अब वो, आई सा इट गो, मैंने उसको देखा जाते हुए, मैरिली बाउंसिंग, बॉल जो है वो खुशी पूर्वक उछलती हुई स्ट्रीट से होती हुई कहाँ चली गई, खुशी पूर्वक पानी में चली गई। यानी बच्चा उसको उछाल रहा था, उछालते उछालते बॉल अचानक पानी में चली जाती है। फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, ये बातें आपको पोयम में बहुत अच्छे से समझ लेनी है, पंक्तियों को। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तो ये आंसर है आपका द बॉल पोयम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड मैरिली,
मैरीली यानी खुशी पूर्वक। तो यहाँ पे LY लगा हुआ है, तो हमें, हालांकि यहाँ पे तीनों में LY लगा है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जिस रूप में वर्ड होता है, यानी यहाँ पे यदि नाउन है तो आंसर में हमें नाउन ही ढूंढना है, यदि आपका एडजेक्टिव है तो हम एडजेक्टिव के रूप में ही आंसर लिखेंगे, वर्ब है तो हमें वर्ब के रूप में ही, सिमिलर वर्ड या अपोजिट वर्ड उसी रूप में लिखने होते हैं। तो ये आप खास ध्यान करके चलें। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड द बॉल गो? बॉल कहाँ चली गई? आंसर यहाँ दिया हुआ है, ये मिसप्रिंट हो रहा है, द बॉल वेंट टू द वाटर। यहाँ पे आपके ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, सीधा आंसर दिया हुआ है, द बॉल वेंट टू द वाटर। इट इज इन द वाटर दिया हुआ है, तो यहीं से आंसर बनेगा। एक्सट्रैक्ट नंबर थर्ड है आपका, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ये आपका द डस्ट ऑफ स्नो में से लिया हुआ है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दी, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से, धतूरे के वृक्ष से, हैज आ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने परिवर्तित कर दिया मेरे मूड को, मूड का मतलब मन स्थिति, मन की स्थिति, मेरी मन की स्थिति को चेंज कर दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा लिया कुछ भाग, ऑफ अ डे आई हैड रूड, मेरे दिन का जो कि नष्ट होने वाला था या खराब होने वाला था। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि कौवे ने धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर जब बर्फ, ठंडी ठंडी बर्फ के कुछ टुकड़े गिरा दिए, तो मेरा जो मूड खराब था वो मूड क्या हुआ, चेंज हो गया, और मेरा जो दिन बर्बाद होने वाला था वो दिन मेरा बर्बाद होने से, यानी मेरा जो समय है वो बर्बाद होने से बच गया। हु इज द पोइट ऑफ द अबव पोएम्स? इसके कवि कौन है? तो ये है आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनकी 2 पोएम दी हुई हैं आपके उसमें। वेयर वाज द क्रो? क्रो कहाँ पर है? इसका आंसर आपको इस तरह के जब भी आते हैं तो कोशिश करनी है, हेमलॉक ट्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसी को ऑन हेमलॉक ट्री, क्योंकि हेमलॉक पेड़ से उसने बर्फ गिरा दी। यहाँ पे मैं पोयमों को ज़्यादा विस्तार से नहीं समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। द पोइट्स मूड गॉट चेंज, कवि का मूड चेंज हो जाता है व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, जब बर्फ के कण उनके ऊपर गिरते हैं। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, यहाँ पर कौवा और धतूरे का पेड़ प्रतीक है, किसका प्रतीक है? सौरों का, हैप्पीनेस का, सेलिब्रेशन का, यहाँ पे सौरों का। एक्सट्रैक्ट नंबर 4 है आपका, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ये आपका डस्ट फायर एंड आइस पोयम से लिया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही है। और इसमें कवि ये बता रहे हैं कि यदि दुनिया का अंत होना हो तो दुनिया का अंत कैसे होगा। तो पहले स्टेंजा में बात कही जा रही है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का मत है कि दुनिया का अंत आग से होगा और कुछ का मत है कि बर्फ से होगा। आग से होगा का मतलब यहाँ पे कि पृथ्वी इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग से इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। उसी तरह से आइस से मतलब यहाँ पे जो है कि सब कुछ इतना ठंडा पड़ जाएगा, सूर्य एक दिन ठंडा हो जाएगा तो पृथ्वी पर ठंड के मारे सब कुछ बर्फ के नीचे दब जाएगा, जम जाएगा, तो भी जीवन मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे पोयम में कवि ने फायर और आइस का मतलब कुछ और बताया। फायर का मतलब यहाँ पे बताया है डिजायर और आइस का मतलब बताया हेट्रेड। कवि का मत है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कि आज दुनिया में लोगों की इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उसी तरह से आइस का मतलब यहाँ पे सिम्बलाइज हो रहा है हेट्रेड के लिए कि दुनिया में आज नफरत भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उससे भी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कवि कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरा जो अनुभव है, टेस्टेड का मतलब यहाँ पे अनुभव, मेरा जो अनुभव है डिजायर का, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, के मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो कि फायर का फेवर करते हैं। यानी मैं उस पक्ष में हूँ कि लोग कहते हैं कि आग से दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो मेरा भी यही मानना है कि दुनिया इच्छा के कारण, तीव्र इच्छा के कारण नष्ट हो जाएगी। हु इज द पोइट ऑफ दिस लाइन्स, इन लाइनों के कवि कौन हैं? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विथ, यहाँ पे कवि ने फायर की तुलना किससे की है? फायर की तुलना की है डिजायर से। और यहाँ पे अगर आपका फायर की जगह पे आइस हो जाएगा तो आइस का आंसर आपका हेट्रेड होगा, क्योंकि ये दोनों ही चीजें एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। विथ होम डज द पोइट वांट टू स्टे, कवि किसके साथ में रहना चाहते हैं? दोज हु फेवर फायर, जो लोग ये मानते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, लेकिन कवि का यहाँ पे आग से यानी फायर से मतलब है डिजायर से। तो कवि कह रहे हैं मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो ये फेवर करते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है आपका, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये जो स्टेंजा है आपका, इसी पोयम के आगे का स्टेंजा ये दिया हुआ है, जिसमें कवि ये बताते हैं कि दुनिया किस तरह से नष्ट होगी। तो कवि कह रहे हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसको दोबारा नष्ट होना हो दुनिया को, यदि ऐसा हो कि दोबारा से नष्ट हो, पेरिस का मतलब यहाँ पे है डाई, मरना, ये मीनिंग पूछा जाता है आपका। तो जो आपकी ग्लोसरी में पोयम में मीनिंग दिए होते हैं वो मीनिंग आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि उनके एंटोनाइम्स, साइनोनाइम्स और मीनिंग पूछ दिया जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि यदि दोबारा दुनिया को ख़त्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, कि तो मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि यहाँ पर यानी पृथ्वी पर या दुनिया में इतनी पर्याप्त नफरत है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, इस बात को कहने के लिए कि इसके कारण दोबारा से विनाश हो सकता है, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का यहाँ पे मतलब है पर्याप्त, कि दुनिया में इतनी ज़्यादा या इतनी पर्याप्त नफरत है कि ये विनाश का कारण फिर से बन सकती है। और दुनिया को दोबारा यदि नष्ट होना होगा तो वो किससे नष्ट होगी? आइस से नष्ट होगी, यानी नफरत से। लोग बाग इतनी ज़्यादा नफरत करने लगते हैं एक दूसरे से कि उस नफरत के कारण वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे और ये दुनिया इस तरह से नष्ट हो जाएगी। क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच पोयम ऑफ दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फायर एंड आइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, पेरिस का क्या मीनिंग है? ये है आपका डाई। और हु इज द पोइट ऑफ दिस लाइन्स, तो ये आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लास्ट एक्सट्रैक्ट दिया है आपका, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक्ड एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। ये पोयम आपकी एनिमल्स में से ली गई है, एनिमल्स नाम की जो पोयम है, और कवि इसमें तुलना कर रहे हैं पशुओं की मनुष्य से।
और यहाँ पे कह रहे हैं आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, कि मैं सोचता हूँ या मेरा ये सोचना है कि मैं जानवर बन जाऊं और जानवरों के बीच में रहूं। दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब है यहाँ पे शांत। वे इतने ज्यादा शांत हैं और इतने आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं उनसे वो काफी संतुष्ट होते हैं और मैं खड़ा काफी देर तक उन्हें देर तक निहारता रहता हूँ या खड़ा देखता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वेट, वे अधीर नहीं होते और वे कभी अपनी स्थिति के बारे में रोना नहीं रोते जैसा कि मनुष्य करता है। मनुष्य तुरंत अपना धैर्य खो देते हैं और उनके साथ में जरा भी कुछ तकलीफ होती है तो उस तकलीफ का वो दूसरों के सामने बहुत ही रोते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन जानवरों के साथ में ऐसा नहीं है। कवि ने इस पोयम में जानवरों के उन गुणों को वर्णन किया है जो मनुष्य में आज नहीं है, जबकि मनुष्य में वो गुण होने चाहिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज आई रेफर टू इन द अबव लाइन्स। यहाँ पे आई शब्द किसके लिए आया हुआ है, आपको यहाँ पे पोइट का नाम बताना है यानी, तो ये आपका आ रहा है आंसर ए, वॉल्ट विटमैन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसिड। प्लेसिड का मीनिंग क्या है आपका, पीसफुल। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन। किस पोयम से ये लाइनें ली गई हैं, तो ये है आपका आंसर एनिमल्स। तो यहाँ पे आपके ये जो क्वेश्चन बैंक में एक्सट्रैक्ट दिए हुए थे 6 समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे।